नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और हम लोग अब बातचीत करेंगे कि किस तरह से मार्केट ने आज क्लोजिंग दी और इसका किस तरीके से अनुमान हमें लगाना चाहिए। राइट, तो आज का मार्केट खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो कमोडिटीज की तरफ ज्यादा टिल्टेड था और कमोडिटी के स्टॉक्स में तगड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। खास तौर पे सोने चांदी में तो बहुत बड़ी गिरावट दिखी। सब पे डिटेल में बातचीत करेंगे। चलिए शुरुआत में देखते हैं। पहले तो अगर आप देखिए तो तीनों बड़े इंडाइसेस जो निफ्टी 50, 500 और बैंक निफ्टी थे, इसमें तेज उतार चढ़ाव के बाद ये वीकनेस के साथ बंद हुए। हालांकि सुबह जिस तरह की कमजोरी दिख रही थी, उतनी बड़ी कमजोरी इसमें उस क्लोजिंग के समय नहीं थी। मिड और स्मॉल कैप में बाइंग थी। जो पिछले 3 दिन से हम ट्रेंड देख रहे हैं कि मिड और स्मॉल कैप में यानी ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी हो रही है, वो आपको साफ ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है कि मिड और स्मॉल कैप ग्रीन में बंद हुए हैं। मिड कैप तो बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ था, इसलिए उसको ग्रीन में रखा है, और स्मॉल कैप तो थोड़ा सा ऊपर ही बंद हुआ है। तो इंडाइसेस को देख के आपको ये अंदाजा लगेगा, लेकिन इससे पहले देखते हैं चार्ट। अब अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आप ये देखिए, शुरुआत में कमजोरी के साथ खुला, फिर दिन भर उठा पटक होता रहा और 1:30-2 बजे के आसपास से उस पर एक रिकवरी आई और रिकवरी के बाद फिर जिगजैग हुआ और अंत में क्लोज बंद हुआ। ये मार्केट क्या बता रहा है आपको? ये निफ्टी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि बजट से पहले लोग अपने को रिपोजिशन कर रहे हैं, क्योंकि बजट में क्या हो सकता है किसी को नहीं मालूम, क्या उस पिटारे से निकलेगा किसी को नहीं मालूम। तो उससे पहले अपनी रिपोजिशनिंग हो रही है। बैंक निफ्टी को भी आप देखिए, जो कल तक सहारा दे रहे थे, आज वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नोबडी वांट्स टू कैपिटलाइज कि कैसे इसको हम करें। हर आदमी ये चाहता है कि अपनी पोजीशन सेफ करके जाए। तो बैंक में भी आपने क्या कैपिटलाइज किया कि चलो इसको कैपिटलाइज कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में आज देखिए आप गिरावट देखने को मिली। कल तक वही सारे बैंक मजबूती दिखा रहे थे। तो जहां प्रॉफिट बनना था वहां उन्होंने लिया और नई पोजीशंस मिड और स्मॉल कैप में बनी है, ये एकदम साफ दिख रहा है। और पिछले 3-4 दिन से, यानी इस पूरे हफ्ते से कम ये ट्रेंड आपको दिख रहा है। इसी को हमें डिकोड करने की आज कोशिश करूंगा, जो हम लोग पिछले कई दिन से कह रहे हैं कि क्या ये प्री बजट रैली है क्या। तो मैं इसको भी देख के कह रहा हूं कि यस, प्री बजट रैली थी, क्योंकि उन जगहों पे बाइंग देखी गई है मिड और स्मॉल कैप में जो बजट से प्रभावित हो सकते हैं। जहां बहुत तेजी हुई थी वहां प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जब आगे हम लोग देखेंगे तो ये समझ में आएगा। अब आप देखिए किसने नीचे गिराया इंडेक्स को और कौन ऊपर ले गया। कल आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक यही ऊपर ड्रैग कर रहे थे। टाटा स्टील ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, आज वो ड्रैगर की श्रेणी में आ गए हैं। कोल इंडिया, इन्फोसिस भी उनके साथ में था। तो पूरी तौर पे दिख रहा था कि लोग अपनी पोजीशन को रीएडजस्ट कर रहे हैं। अगर बहुत तेजी बना ली थी उन्होंने पहले, तो प्रॉफिट बुक करके गए हैं, और जो अंडरटोन थे वहां पे बाइंग की गई है। कोल इंडिया और टाटा स्टील, हिंडाल्को इस बात की गवाह है कि जो मटेरियल्स में, मेटल्स में रैली बनी थी, वहां लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लिया है। इस साइड में देखिए आप तो एमएनएम, आईटीसी, एसबीआई, आरआईएल जैसे स्टॉक से थोड़ा थोड़ा सहारा मिला, इसलिए उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई। अदरवाइज काफी बड़ी गिरावट आज हो सकती थी। अब यहां से आपको पूरी तस्वीर दिखेगी जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो आज गिरावट हुई है, इसको प्री बजट रैली में मानूंगा, बावजूद इसके इंडेक्स आपको 100 पॉइंट दिखेगा। अब आप देखिए 50-50 निफ्टी बैंक में भी 6 स्टॉक मजबूत थे, 8 कमजोरी में थे। निफ्टी 500 में 327 मजबूत थे, 170 कमजोर थे। और टोटल जो यूनिवर्स, बीएससी, एनएससी का ट्रेडेड देखेंगे तो वो पॉजिटिव के फेवर में था। तो ये जो तस्वीर दिख रही है मार्केट की, ये दिख रही है कि लोगों ने अपने को बजट से पहले पोजीशन किया है। जहां प्रॉफिट बन गया था तो बजट का इंतजार नहीं किया, जहां नहीं बना था या लगता था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, वहां पोजीशन बनी है। और नो डाउट कि डीआईआईज ने लगातार खरीदारी की है इस पूरे हफ्ते। 9,000 करोड़, 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ देखेंगे। आज का नंबर भी देखेंगे जो आएगा, तो भी अंदाजा ये लगता है। स्टॉक्स कौन से चले? वोडा आइडिया 11% आज ऊपर रहा। आरएचआई मैग्नेसिटा एक सरप्राइज था, क्योंकि ये उसी मेटल सेगमेंट में काम करता है जिसकी आज धुलाई हो रही थी, लेकिन आरएचआई मैग्नेसिटा आज 8% ऊपर गया। सिग्नेचर ग्लोबल की अच्छी पिटाई हो चुकी थी, रियल एस्टेट कंपनी है गुरुग्राम की, उसमें आज तेजी थी। फिर वन सोर्स लगातार अच्छी खासी धुलाई के बाद आज वहां पे खरीदारी देखने को मिली। गार्डन रीच में भी उल्टा पलटी हुई और त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने थोड़ा सा सपोर्ट किया। इधर देखिए आप, हिंदुस्तान जिंक 12%, वेदांता 11%, नैल्को 10%, हिंदुस्तान कॉपर 10%, ग्रेफाइट 4.5% और जीएमडीसी, सारे मेटल से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं जहां पे वीकनेस देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर 9-10% गिरा तो लोग एकदम डर गए। अरे भैया 30-35% चला था पिछले 2-3 दिनों में, तो ये करेक्शन तो लाजमी था।
कि जहां आप 2 दिन में 30-30% का बनाएंगे प्रॉफिट, वहां प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो मेटल की रैली में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड हुई है। शुरुआत गोल्ड सिल्वर से हुई थी, बाद में फिर ये तमाम नॉन फेरस मेटल की तरफ भी गई, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मेटल इंडेक्स 5% गिरा, क्योंकि सारे मेटल ही पिट रहे थे, तो इंडेक्स 5% गिरा। सीपीएससी गिरे भी। इस हफ्ते सीपीएससी में प्री बजट रैली बनी, जहां पे लोगों को लगा यार अब अच्छा पैसा बन गया, 20-30% बन गया ना, तो अब निकल गया। वो प्री पोजीशन जो किया था, उन्होंने रीपोजिशन किया अपने आप को। डिफेंस में अगेन आज बाइंग देखने को मिली। पहले कल प्रॉफिट बुकिंग थी, आज बाइंग देखने को मिली। और एफएमसीजी जब मार्केट गिर रहा था, तो लोगों ने थोड़ा बहुत डिफेंसिव लिया। उसके कारण था नेस्ले। नेस्ले के रिजल्ट काफी अच्छे थे, और कमेंट्री भी, डाबर की हमने इंटरव्यू सुना आज दिन में, तो उनकी कमेंट्री ठीक ठाक थी, नेस्ले की ठीक थी। तो नेस्ले की वजह से इंडेक्स में खरीदारी दिखी है, थोड़ा डिफेंस की तरफ लोग गए, डिफेंसिव नॉट डिफेंस, डिफेंसिव की तरफ गए। तो ये मोटी मोटी पिक्चर की तस्वीर बन रही है। एफआई ने कल 394 करोड़ बेचा। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। अब तक आपने मार्केट देखा जो इंट्राडे के हिसाब से जो क्या ऊपर नीचे हो रहे थे डेली बेसिस पे, इसको देखिए आप। इस हफ्ते जिस दिन वो 9,000 करोड़ की बाइंग डीआईज देखी, 3,000 करोड़ की सेलिंग की थी, उसके अगले दिन उन्होंने 482 करोड़ की बाइंग की थी, और डीआईज ने 3,000 करोड़ की बाइंग की थी। आज यानी जो नंबर हम कल तक का आपको दिखा रहे हैं, 29 तारीख, कल उन्होंने 394 करोड़ की बिकवाली की। फ्यूचर में अच्छी पोजीशन थी उनकी सेलिंग साइड में, लेकिन यहां पर उन्होंने कैश में नहीं बेचा, और डीआईज ने फिर खरीदा कंपैरेटिवली। तो ये दिखा रहा है कि एफआईआई भी बजट से पहले थोड़ा थम गए हैं। उनके लिए भी तो बजट एक बड़ा इवेंट होगा ना, कि बजट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो उन्होंने भी थोड़ा सा पॉज लिया, थोड़ा सा रुके, और आज का भी नंबर हम देखेंगे किस तरह का आता है, तो हमें आइडिया लगेगा कि उनकी पोजीशन क्या बन रही है और किस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अब आते हैं अदर एसेट क्लासेस में। अदर एसेट क्लासेस में मैक्रो पिक्चर में क्रूड ऑयल 69 सुबह था, अभी भी उसी की लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में भयंकर तेज बिकवाली देखने को मिली। इस समय जब मैं शो रिकॉर्ड करता, जब मैंने ग्राफिक बनाए थे, तो 55-5600 जो चला गया था, अब वो 5,000 के बेयरली 5,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5.5% की गिरावट है। एमसेक्स में कल ये भाव 1,80,000 के आसपास था, आज 1,58 पे है। चांदी 4,10,000 15,000 तक गई थी, वो 3,36 पे है। बड़ी फॉल चांदी में देखने को मिली है, 13.5% गिरा था चांदी जिस समय मैंने शो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। तो सोने और चांदी में तगड़ी बिकवाली, और होनी भी थी। आपको मैंने लगातार ये बात कही थी कि बहुत केयरफुल रहिएगा, ट्रेडर है तो मत ट्रेड करिएगा, आप फंस जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम वहां पे है, उसमें फंसना लाजमी था। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो एक झटके में 13% गिरा है, ऊपर नीचे इतना बुरी तरीके से हुआ है कि आप ट्रेड तो कर ही नहीं सकते हैं। और रितेश के शो में हम लोगों ने एकदम वार्न किया था कि पैराबोलिक राइज जो हुई है, 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है चार्ट में, उसमें फॉल आएगी, और वो आपके सामने आती हुई दिखी। बॉन्ड यील्ड और रुपया लगभग उसी के स्तर में है। चार्ट से आपको और समझ में आएगा। ये देखिए 29-30 के आसपास, $5600 के आसपास ने टच किया। उसके बाद से जो देखिए एक बड़ी लाइन बनी, बुरी तरीके से नीचे गिरा, और फिर उतनी तेजी से रिकवर हुआ, फिर गिरा, फिर रिकवर, फिर गिरा, और आखिरी में देखिए आप हरे 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 कैंडल बन रहे, और 5,000 से ऊपर आ गया। ऐसे सिनेरियो में आप ट्रेडिंग करते तो डेफिनेटली आप फंसते हो, बहुत नुकसान होता है आपको। अगर आप ट्रेडर नहीं थे तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना गोल्ड में ना सिल्वर में। एग्जैक्टली देखिए सिल्वर में वही हाल हुआ। टॉप बनाया 120 का, पटक दिया वहां से लाके सीधे 108, 108 से फिर 118, फिर 110, फिर 112, और फिर लगातार 100 के नीचे जाके फिर 100 के ऊपर आने की। अरे यार ये $1,000 मैंने लिख दिया, माफ कीजिएगा, ये $100 है, इसलिए इसको हटा देते हैं यहां से। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में इतनी बुरी तरीके से वीकनेस देखने को मिली। सो पॉइंट मैं ये यहां कहना चाहता हूं आपसे कि गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह की नरमी देखने को मिली है, ये वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी कि ऐसा तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस तरीके से इसमें रैली बनी थी, उसका इस तरह से गिरना एकदम एकदम मतलब नो ब्रेनर था, और वैसा ही हुआ। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो पोजीशनिंग है वो नीचे की है, आप उस पर बने रहिए, कोई आपको उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडर होते तो मैं जरूर ये कहता कि भैया आपको दिक्कत हो गई होगी, आप फंस गए होंगे, और इसलिए उसमें थोड़ा सा बचने की जरूरत है। तो अब गोल्ड और सिल्वर में क्या होगा यहां से आगे जाते हुए, नोबडी कैन से,
क्योंकि जिस तरह से चला है उसमें ये करेक्शन होना ही था। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो स्ट्रक्चरल तेजी है पूरे कमोडिटी साइकिल में, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये मैं अगेन कह रहा हूं, हम लोगों ने रितेश के साथ शो किया था, उसमें भी आपने देखा है, आगे पीछे और बहुत सारे शोज हो गए, हमने उसमें भी देखा। लेकिन इस तरह की वोलेटिलिटी और करेक्शन बीच बीच में जरूर आएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप गोल्ड और सिल्वर में एमसीएक्स में ट्रेडिंग मत करिएगा। ट्रेडिंग उनको करना चाहिए जो बहुत माहिर खिलाड़ी है इसमें, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है। सो नेट नेट यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती हुई दिख रही है कि मार्केट ने बजट से पहले की पोजीशनिंग करने की जो कोशिश की है, उसको मोटे तौर पे ये मान के चलिए कि जो एमएफ है यानी म्यूचुअल फंड है, उन्होंने अपनी चीज को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि बजट में अगर कोई अनाउंसमेंट आता है तो उस सेक्टर्स के स्टॉक्स में उनकी पोजीशन रहनी चाहिए। चलिए, सिल्वर मैंने सही कर दिया, अभी $100 के आसपास हो गया। अब बात करते हैं बजट की। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इवनिंग शो में हम बजट पे कुछ जरूर चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। तो बेसिकली आपको बजट के दिन क्या सुनना है, आप पूरी वो 2 घंटे की लंबी स्पीच सुनिएगा, लेकिन उस स्पीच के दौरान आपको क्या चीजें सुननी है, क्या ध्यान रखनी, क्योंकि वही चीज मार्केट के लोग सुन रहे होंगे, वही चीज एफआईआई सुन रहा होगा, वही चीज बड़े लोग सुन रहे होंगे। आपको सिर्फ वही फोकस करना, क्योंकि मार्केट को इम्पैक्ट वही करेगा। क्या करेगा? नॉमिनल जीडीपी, सरकार जो टारगेटिंग करेगी उसको हमें सुनना है। अभी कल ही उनका आया है इकोनॉमिक सर्वे, यानी इस साल का प्रोजेक्शंस। तो FY26 जो करंट फिजिकल ईयर है, इसमें 8% की नॉमिनल जीडीपी का उनका टारगेट था। मे भी उसके आसपास ही रहने की संभावना है, या हो सकता है उससे 1 आध पॉइंट ऊपर हो जाए। लेकिन FY27 में ये एस्टिमेट है, सरकार का नहीं है, मार्केट का एस्टिमेट है, कम से कम 10% या उससे ऊपर का टारगेटिंग होनी चाहिए। मार्केट ये सुनना चाहता है। वैसे ही कैपेक्स का जो FY26 का बजटेड था, रिवाइज था, वो 11,40,000 करोड़ है। अब 11,40,000 करोड़ में कितना नंबर वो एग्जैक्टली बताएंगे कि कितना अचीव हो रहा है। और नेक्स्ट ईयर के लिए यानी FY27 के लिए मार्केट चाहेगा कि उसमें जो इंक्रीज हो कम से कम 1260 या उससे ऊपर होनी चाहिए। 2020 से 2023-24 तक लगातार 22-23% की CAGR से कैपेक्स बढ़ाया गया था। लास्ट ईयर से कैपेक्स कम कर दिया गया था, यानी रन रेट कम कर दिया गया था। तो इस साल उतना ही रखते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं, ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि पूरी ग्रोथ अब कैपेक्स पे डिपेंडेंट है। तो कैपेक्स का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वो नंबर आपको जो सुनना है वो फिस्कल डेफिसिट है। सरकार ने 4.4% का टारगेट रखा था कि 4.5%, 4.4% टू बी प्रिसाइज, इतना हम इस साल अचीव करेंगे FY26 में। इसको वो अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, एक ये सुनना है आपको। नेक्स्ट ईयर अगर वो 4.2 लाते हैं, क्योंकि उनका प्रॉमिस है कि 2030 तक वो 3.5% पे ले आएंगे, तो नेक्स्ट ईयर वो कम करते हैं, सेम रखते हैं या बढ़ाते हैं, ये नंबर आपको सुनना है। मार्केट का एस्टिमेट है कि 4.2 या 4 या 4.2 के आसपास होना चाहिए। बोरोइंग, सरकार जो फिस्कल डेफिसिट हो रहा है ना, कि बजट 51 लाख करोड़ का है, खर्चे आपके इतने हैं और कमाई इतनी, तो जो गैप है उस गैप को भरने के लिए जो बोरोइंग गवर्नमेंट की है, इस साल FY26 में 11,10,000 करोड़ की नेट और 1480 की ग्रॉस बोरोइंग थी। अगले साल ये 12.5 और 16.5 के बीच में कहीं नंबर आ सकता है, ये मार्केट का एस्टिमेट है। तो ये भी हम सुनेंगे कि किस तरीके के नंबर आता है। तो ये जो 3-4 नंबर है ये आपको सुनने हैं। उसके बाद जो मार्केट सुनना चाहता है या मार्केट को एक उम्मीद है कि LTCG पर कुछ करेगी ये सरकार, करेगी कि नहीं करेगी ये गेस कर सकते हैं हम लोग। लेकिन बहुत मांग हर कॉर्नर से चल रही है। आप लोग भी कहते थे, तो मैं सुबह के शो में इसको रेज करता था कि LTCG पर क्या कोई अनाउंसमेंट आएगा। कई सारी संभावनाएं लोग जता रहे हैं, सब गेस है, कोई किसी के पास जानकारी नहीं है, सब र्यूमर्स, गेस, अंदाजे। हो जाए तो खुश, मतलब विशलिस्ट है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है इसको 0 कर देना चाहिए, और एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स। तो अगर सरकार 3 साल के लिए कम से कम इसको 0 कर देती है,
तो मार्केट में बहुत राहत मिलेगी और मार्केट इसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेगा। और मुझे लगता है इसमें सरकार को सोचना भी चाहिए। मेरी भी अपील है सरकार से कि इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स को दिक्कत है। एसटीटी भी है एक, उसकी भी डिमांड चलती है कि एसटीटी कम करें, घटाएँ, खत्म कर दें। आई डोंट नो कितना करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए बजाय एसटीटी के। हालाँकि सरकार के खजाने में उतने पैसे अब नहीं हैं, क्योंकि जीएसटी कट कर चुके हैं, इनकम टैक्स कट कर चुके हैं, तो कितना वो कर पाएँगे बड़ा मुश्किल कहना, लेकिन बाज़ार इसको सुनना चाहता है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, उस पर देखते हैं वो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। कुछ नहीं किया, बात भी नहीं की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ज़ीरो कर दिया 2-3 साल, 3 साल के लिए कम से कम प्रॉमिस के साथ कि हम 3 साल ट्वीकिंग नहीं करेंगे, तो मार्केट में ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होगा। अगर इसकी डेफिनिशन में कोई चेंज कर दिया कि नहीं साहब कुछ ट्वीकिंग करी, ईयर टाइमिंग का कर दिया या कुछ रेट ऑफ परसेंटेज का कुछ भी किया, मतलब ट्वीक किया कुछ, तो भी मार्केट इसको सेलिब्रेट करेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं किया और जो 5 नंबर आपको मैंने बताए सुनने के लिए, उसमें भी कोई खास चीज़ नहीं आई, तो फिर मार्केट को बहुत निराशा होगी। मेंटली बहुत प्रिपेयर रहिएगा, मार्केट की धुलाई हो सकती है। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ के आया, कैपेक्स घट गया और रिसीट्स के टारगेट उतने अच्छे नहीं हुए, तो मार्केट की धुलाई हो जाएगी। कैपिटल गेन्स टैक्स अगर हटा दिया, तो मार्केट में बहुत जबरदस्त तेजी हो सकती है। ये इफ एंड बट इसलिए है क्योंकि हमको भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम कि क्या होगा। एक तरीके से विश लिस्ट है। जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी बहुत चर्चा है और ऐसा अनुमान है मेरा, ऐसी मेरी विश लिस्ट कह सकते हैं आप, खुशफहमी हो सकती है कि इस पे सरकार कुछ जरूर करेगी, तो ऐसा मुझे लगता है। अब लगता है, होगा कि नहीं होगा नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार एलटीसीजी में कुछ जरूर करेगी और अगर ऐसा करती है, घटाती है, हटाती है, तो एक बड़ी तेजी मार्केट में हो सकती है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन इसको मैंने इस राइडर के साथ इसलिए रखा कि बहुत कुछ इस बात पे तय होगा कि सरकार के जो शुरुआती नंबर है वो किस तरह के प्रोजेक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि एफआईआई को आपको लौटाना है, करेंसी को की जो वीकनेस है उसको रोकना है, ग्रोथ को फेल करना है, तो यू नीड कैपिटल। और कैपिटल तभी आएगी, डॉलर तभी देश में आएगा जब आप उसको कोई इंसेंटिव देंगे। ग्रोथ का इंसेंटिव है नहीं, अर्निंग बहुत ही खराब आ रही है आपकी, तो क्यों आएंगी वापस वो? ट्रेड डील हो नहीं रही है आपकी, तो कुछ ना कुछ तो उनको देना पड़ेगा। तो अगर ये देते हैं तो मुझे लगता है कि एक काफी पॉजिटिव खुशनुमा माहौल संडे को हो सकता है। और दूसरी बात है कि मुझे नहीं लगता कि सरकार ने इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन से बहुत पैसे बनाए होंगे, क्योंकि मार्केट में जो हालात है उसमें नहीं लगता कि कैपिटल गेन्स बहुत बना होगा। तो उम्मीद रखनी चाहिए, हो सकता है सरकार ये सोच भी रही हो। तो मेरी नज़र इन्हीं 5 चीज़ों पर रहेगी और यही आपको भी सुनना है। इसके अलावा डिफेंस एक्सपेंडिचर, रेलवे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तरह-तरह की गाँव की स्कीमें, शहर की स्कीमें, लड़की बहना, लाडली बहना, ये सब मार्केट को कुछ नहीं चाहिए। ना मार्केट इनको बहुत ध्यान देगा। क्योंकि रेलवे और डिफेंस की जो कुछ होना था वो हो चुका है मार्केट, वो सब डिस्काउंट कर लिया उन्होंने, तेजी-वेजी हो गई। तो ये है रियल नंबर, क्योंकि इन्हीं को एफआईआई सुनेगा और इन्हीं पे उनकी पॉलिसी बनेगी। तो अगर इन नंबर में कुछ गड़बड़ हुई, तो रेटिंग भी डाउनग्रेड के खतरे बन सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि सरकार इतना रिस्क लेगी, बहुत समझदार लोग, काबिल लोग हैं वहाँ पे। तो अगर ये बजट जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ हुआ, तो फिर संडे को सेलिब्रेशन होगा, अदरवाइज़ फिर देखा जाएगा क्या होगा मंडे को। तो होपफुली कि हम लोगों की जो ये इच्छा है, जो मेरी उम्मीद है कि कैपिटल गेन्स में कुछ ना कुछ हो सकता है, वो शायद हो जाए, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अदरवाइज़ तो फिर तो जैसा चल रहा वैसा चलेगा ही। होपफुली आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी और बजट के दिन हम कोशिश करेंगे कि 1-2 बार कुछ शोज़ वगैरह रिकॉर्ड करके आपके लिए रखेंगे। तो तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सर्वेंद्र का शो कल होगा और हम उसको शनिवार को डालेंगे कि उससे पहले इन मार्केट कैसा लग रहा चार्ट, उसको हम देखेंगे। और सुनील जी का शो बजट सुनने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर डालेंगे कि उनकी नज़र से बजट क्या है, और कोशिश करेंगे कि दिन में 2 बजे के आसपास अभय अग्रवाल के साथ एक लाइव सेशन करें कि जो अब तक बजट में आया उसको आपने कैसे देखा है। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए होंगी, तो हम लोग उसी तरह से बजट को देखेंगे।
थैंक यू सो मच। आज के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिए और कमेंट करके आपको बताइए क्या आपको भी लगता है कि एलटीसीजी हट सकता है या घट सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए।